दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी सी स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े शिप के अंदर, क्रूज के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे। अचानक से तूफान आ गया और तूफान की वजह से सब तीतर बीतर होने लगा, सब डरने लगे। लेकिन उसमें से एक इंसान सबसे ज्यादा डरा हुआ था और वो औरों को डरा भी रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? हे प्रभु, अब क्या है? मतलब एकदम रोने ककलने लगा और सबको परेशान करने लगा। पूरे लोग इतने परेशान हो गए कि कोई लिमिट नहीं। तो वहां का जो मेन ऑथोराइज पर्सन था वो एकदम मतलब धुआं कुआं हो गया कि इसका क्या करे यार, औरों को भी ये क्या कर रहा है। तो वो उसके ऊपर गुस्से होने जा रहा था। उसमें से एक मैनेजर टाइप का पर्सन है, उसने कहा रहने दो, इसको मैं हैंडल करता हूं। उसने क्या करा, जो इंसान सबको परेशान कर रहा था, बहुत ज्यादा टेंस हो रहा था और औरों को भी टेंशन दिलवा रहा था, उसको पैर पे रस्सी बांध दी और जहाज में से नीचे पानी में लटका दिया उल्टा। अब वो और घबराने लगा। जो लहरें थी समंदर की वो उसको टच कर रही थी, वो उसे टच कर रहा था। मतलब उसको और ज्यादा डर होने लगा। ये वो थोड़ी देर उसे ऐसे ही उल्टा लटकाए रखा, फिर उसे ऊपर निकाल के छोड़ दिया। आफ्टर दैट वो पर्सन एकदम शांत हो गया, कूल एंड काम, कुछ बोल नहीं रहा था। तो मेन ऑथोराइज पर्सन को ऐसा हुआ कि आपने अचानक क्या करा। वो मैनेजर को पूछा कि ये पर्सन इतना शांत हो गया। तो उसने कहा सेम जो करा था, उल्टा टांग दिया वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब फ्रेंड, इंसान की फितरत क्या होती है, हमें अगर बहुत बड़ी ट्रबल मिले तो पुरानी वाली ट्रबल छोटी लगती है। दैट्स अ मोरल ऑफ द लाइफ। चलो यार आगे बढ़ते हैं। आज अपना ये वाला चैप्टर खत्म होने जा रहा है। एंड फ्रेंड्स, सम गुड अनाउंसमेंट्स आता है। हम लोग मतलब आज सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कल भी सेकेंड चैप्टर थोड़ा ही आगे पढ़ेंगे एंड फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर कल रिवाइज करेंगे। थर्सडे टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। मतलब थर्सडे आपका ओसी का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का टेस्ट होगा। देन फ्राइडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अकाउंटेंसी। उसका एक भी टेस्ट ही नहीं हुआ है। फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट, थर्ड चैप्टर गुडविल, देन आफ्टर वो न्यू रेशियो रिवैल्यूएशन अकाउंट, फोर्थ चैप्टर वो मैं आपको फ्राइडे रिवाइज करवाऊंगा। एंड फ्रेंड्स, हिप हिप हुर्रे, सैटरडे एंड संडे छुट्टी, मेक प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट। मंडे को आपका अकाउंटेंसी का टेस्ट होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर का। और आपके डाउट टाइम सैटरडे भी होंगे 7:30 to 9 और मंडे एग्जाम है, टेस्ट है, तो संडे भी 7:30 to 9। लॉजिकल डाउट्स है, यू आर वेलकम। चलो अब चैप्टर को वेलकम करें। वी स्टार्टेड विद द बेस, प्रीफेस के भिड़े के दादा के दादा के दादा के जमाने से मैनेजमेंट चलता आ रहा है, मतलब एंशिएंट टाइम से। चलो कल मैंने एक एग्जांपल दिया था वॉर स्ट्रेटेजीज। क्यों वॉर यार, डिफेंस की स्ट्रेटेजी क्यों नहीं? मुझे एक नया एग्जांपल याद आया। जैसे मैंने कहा था, पढ़ाई अगर बोर करे नए एग्जांपल ऐड कर लो, या तो एक काम करो प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐड कर लो। मतलब मैंने कहीं पे एक बुक पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि पहले के जमाने में बहुत जाइजेंटिक कंक्रीट स्टोन के स्ट्रक्चर के ऊपर, रिपीटिंग अगेन, कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन, उसके ऊपर पूरे का पूरा शहर बसाया जाता था, खाई के बीच में। इससे जो क्या कहते हैं, अपने एनिमीज है वो अपने पे अटैक करे उसका भी डर नहीं। खाई के आजू बाजू लोग पानी लगा देते थे, फोल्डिंग ब्रिज होता था, ट्रमेंडस स्ट्रक्चर। मतलब वॉर स्ट्रेटेजीज, डिफेंस, कोई पण रणनीति या कोई भी नीति बनानी हो तो मैनेजमेंट काम आ जाएगा। एज पर टाइम एंड सर्कमस्टेंस हमें नीति के अंदर, पॉलिसीज के अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं, जो आप अपने एक्सपीरियंस, सर्कमस्टेंस, चैलेंजेस जिससे लाते हैं। और ढेर सारे मैनेजमेंट गुरुज के नाम थे, अब तो अपने को लर्न हो गए, आप अपने हिसाब से लिख लेना, जिनमें टेलर भी आ जाएंगे, फेयोल भी आ जाएंगे, टेरी भी आ जाएगा, एल्टोन मायो लिख लो, मैक्स वेबर लिख लो, सीके प्रहलाद लिख लो, कून्स एंड ऑर्डोनल लिख लो, वगैरह वगैरह। उन्होंने फेज वाइज अलग अलग टाइप के मेंटालिटीज प्रेजेंट करे थे, रजू करे थे। एक मार्क का इंपॉर्टेंट आंसर, किन्होंने ऐसा समझा है, सोचा है, जाना है कि द थियरी
या तो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर जंगल की तरह है, तो वो थे कुंस। मतलब कुंस का ये मानना है कि द थियरी ऑफ द मैनेजमेंट इज लाइक अ जंगल। फिर हमने ये देखा था कि एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैं फटाफट ब्रीफ में आपको फिर से बता दूं। फ्रेंड, अचानक कोई चैलेंज आई, सर्कमस्टेंस चेंज हुआ। प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लो वर्ल्ड डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन में से जैसे कि अभी आफ्टर कोविड-19 पूरा वर्ल्ड फिर से कैसे आगे बढ़ेगा और प्रोग्रेस करेगा, तो फ्यूचर में ये थियरी फेमस हो जाएगी कि उस वक्त पूरे वर्ल्ड में एपिडेमिक, पैंडेमिक बोलते हैं, ऐसा हुआ था और इससे वर्ल्ड उभर के कैसे बाहर आया था, वो भी एक थियरी हो गई ना। तो ये प्रिंसिपल हो गया बाहर निकलने का। एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नथिंग बट द जनरल गाइडलाइंस with confirmation of the human behavior and which makes our targets achievements damn easy, जिन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाएगा। मैं और एक बात बताऊं, टेक्स्ट का कल एक एग्जांपल देना भूल गया था, वो अपने ऊपर है। मान लो प्रमोशन देना है वर्कर को, तो कैसे दोगे? कुछ लोग बालों के अकॉर्डिंग देते हैं, ऐसे नहीं बाल बड़े हैं या छोटे, सीनियरिटी एंड जूनियर, मतलब इन शॉर्ट अगर वो सीनियर है तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा। और कुछ फॉर्म में आपने कितने साल बीता है, कितने बाल धूप में सफेद करे, वो तेल लेने जाए, आप कितने एक्सपर्ट्स हैं, कितना आउटपुट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो वहां पे आपके एक्सपर्टीज वाइज आपको शायद प्रमोशन मिले। इट डिपेंड्स ऑन अ पॉलिसी ऑफ अ फर्म। फिर अपन ने ये भी पढ़ा था या रट्टा मारा था कि एक्चुअली जो मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, वो स्टेप्स होते हैं, वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं। और जो एक्चुअली वैल्यूज होती है वो तो मोरल होती है, अपने ऊपर होता है कि वो वैल्यूज या मोरल्स को निभाए या नहीं। बट जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल है, जनरल गाइडलाइंस है और बेनिफिशियल है। बट ध्यान रखना, इट इज ट्रूथ बट नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। कभी ऐसे कभी वैसे भी। ये सिर्फ मैंने प्रीफेस का रिवाइज करवाया फ्रेंड्स आपको। देन आफ्टर वी स्टडी द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या होगा वो? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। बिजनेस का साइज, शेप, रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और जहां पे भी कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स है, बेगा मरीन काम करिए ए दरेक फील्ड में प्रिंसिपल्स गाइड करीज शकवाना અને કરશે। इनके बाद अगर ऐसा है तो आप क्यों अपन टेक्स्ट के सीक्वेंस में लिखे? गाइड वाला मेरा एंड वाला वर्ड था, तो आप क्या लिखेंगे? जनरल गाइडलाइन। और फ्रेंड, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए जनरल गाइडलाइन है। इट इज सक्सेसफुल इन नॉर्मल केसेस बट नॉट ऑल द केसेस। मैंने कल कहा था कि कोई ये टेक्स्ट पढ़ के अच्छे से पढ़ सकता है तो कोई दूसरा। बदाना टेस्ट पण अलग होय ने, सबके टेस्ट एक होते। तो सोचो, मैरिज आप एक ही पर्सन से करते, बाकी के लोग का क्या होता है यार? मतलब वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। फ्लेक्सिबल, टाइम, रिक्वायरमेंट, सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग। ये प्रिंसिपल भी रिजिड नहीं कि आप मच था, इसके अंदर भी नॉमिनल आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस। जिन्होंने खुद ये प्रिंसिपल फ्रेम करा है वो खुद हमें अलाउड कर रहे हैं। मतलब जनरल गाइडलाइन है, फ्लेक्सिबल है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, एंड डैश इज एट द सेंटर ऑफ दिस प्रिंसिपल। ह्यूमन मैनेजमेंट के सेंटर में ह्यूमन है। साइकोलॉजिकली उसके बिहेव को ध्यान में रख के हमें फ्रेम करना होगा, बनाना होगा प्रिंसिपल्स को। इमरजेंसी, कॉन्टिंजेंसीज में हमें काम आएगा कि हमें डिसीजन लेना है कि वर्कर को अभी कितनी सैलरी दे, फुल, हाफ, फ्यूचर में कितने वर्कर रखे। अचानक से अब होटल्स खुलेंगे, हेयर कटिंग सलून्स खुलेंगे, या जो भी, मैं प्रैक्टिकल जो भी जिस दौर से गुजरा हूं उसे मानता हूं। तो कभी मतलब कई नवी टेक्निक थी। जब कल भी फ्लाइट शुरू हुए थे और बंद हो गए, क्वारंटाइन से लेकर पता नहीं क्या क्या, सैनिटाइजेशन आना चाहिए। देन आफ्टर, इट इज अ की फॉर सक्सेस। ये प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स और एम्प्लॉइज, क्योंकि उन्हें वो हर एक सर्कमस्टेंस में वर्क करने में हेल्प करेगा। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, वो कहते हैं ना, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट विथ मिनिमम कॉस्ट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इसका फायदा हो जाएगा फ्रेंड्स। सोशल बेनिफिट्स भी हमें मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस का सिर्फ एम प्रॉफिट नहीं होता, सोसाइटी के तरफ भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो भी होगी कि हम आगे भी बढ़ेंगे एज अ फर्म। और जो कायदे या नियम है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज करना,
वगैरह वगैरह वगैरह, तो वहां पे भी ये प्रिंसिपल्स अपने को काम आ जाएंगे। देन आफ्टर, मेक द लॉजिकल डिसीजन। हमें कोई भी डिसीजन टाइमली लेना हो, परफेक्ट लेना हो और जस्टिफिएबल होना चाहिए। नो पार्शलिटी, जैसे आप कहते हैं ना टीचर, तो मतलब वो फेवर, नो पार्शलिटी, नो बायस माइंड, उसके साथ वहां पे भी हमें काम आ जाएगा। देन नया फंडा, फ्रेंड वर्कर को अपॉइंट करा, उन्हें ट्रेंड करना है डिफरेंट काइंड के, लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट के, उसका वर्क के अंदर कितना इंटरेस्ट है, रिसर्च, उन सब में भी इसके फंडास काम आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंस है। एंड एज आई टोल्ड मेनी टाइम्स, अगर मान लो मैं रिवीजन में 1 या 2 पॉइंट भूल जाऊंगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सॉरी। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, थॉट्स। सबसे पहले वो बाबा आदम के जमाने का मैनेजमेंट था। आज मैं इसके रिवीजन में कम बोलूंगा क्योंकि उसे तोड़ने वाले जो 2 प्राणी हैं, टेलर एंड फेल, उसके बारे में आज पढ़ाना है। उन्होंने चैलेंज करा, उन्होंने नई थ्योरीज प्रेजेंट करी। मतलब क्लासिकल थॉट्स थे वो, आ वाला संगीत वो कहां तक था, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। वो थॉट के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, टेलर, फायोल, मैक्स वेबर, कुछ ग्रैंट या ऐसा कोई भी है, उन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट करा था। स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, फायोल ने अपने नए जनरल प्रिंसिपल्स प्रेजेंट करे, लेकिन फ्रेंड वो लोग ने प्रायोरिटीज दी, फाइनेंशियल मोटिवेशन, इंसेंटिव, किन्हें वो भूल गए। एल्टन मायो नई थियरी लायो, नियो क्लासिकल थॉट्स, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन। यार दरेक वक्त रूलती શું કામ यार, इनफॉर्मल रिलेशन या बातचीत, लीडरशिप, उन्हें मोटिवेट करना। कल मैंने आपको 2-3 एग्जांपल लिए थे कि वर्कर को उसके नाम से बुलाया, आपके डॉटर का मैरिज कैसा रहा, ये एक बार उनके साथ फ्रेंडली खाने बैठ गए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वाले रिलेशन कभी आपको सिर्फ पूछेंगे ह्यूमन रिलेटेड थियरीज क्या है, तो ये लिखेंगे इनके अंदर मैग्रेगोर, एग्रेसिस, देन आफ्टर मैस्लो, और ये सब इस थियरीज के अंदर थे। और मॉडर्न थियरी तो इससे भी ढांसू है यार, जिनके अंदर सीके प्रहलाद, जॉर्ज आर टेरी आ जाएंगे, कुन्स एंड ऑडोनल भी आ जाएंगे, और दूसरे 1-2 है जिनका ये मानना था कि अभी टोटली अरे फॉर्म वाइड हो गया है, ह्यूज लेवल पे चल रहा है, तो उसके लिए थियरीज भी नए चाहिए। हर एक टेक्निक का यूज, कंप्यूटर लाओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करो, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का भी यूज करना होगा अपने को, ऐसे सोशल स्टडी, सोशल बिहेव, साइकोलॉजी, बापू भल भलू। तो फ्रेंड ये मॉडर्न अप्रोच था। मॉडर्न अप्रोच का फेमस हुआ आफ्टर 1960 और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी कौन सा थॉट आने लगा, नियो क्लासिकल। એટલે 19th સેન્ચુરી ના એન્ડ સુધી કયા થોટ ફેમસ હતા, ક્લાસિકલ। आफ्टर 19th सेंचुरी टिल द 1960 वो वाले थॉट से नियो क्लासिकल, एंड आफ्टर 1960 जो वाले थॉट फेमस थे फ्रेंड, वो कौन से थे, मॉडर्न थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। आना चाहिए दोस्तों, ये सिर्फ मैंने रिवाइज करवाया है। अब अपन नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेम वे से, प्रीफेस या तो बेस। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेंड हमेशा याद रखना, हर एक को थॉट आते हैं, आपको, मुझे, हर एक को, बट बहुत कम लोग वो थॉट को आगे तक ले जाते हैं। यू शुड डेयर टू प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकली अप्लाई। मान लो आपको एक अच्छा आइडिया आया, तो आप में डेयरिंग होना चाहिए, अच्छा आइडिया हो तो कि उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना। वाई वी आर नॉट अप्लाइंग, क्योंकि हमें डर लगता है कि वो थॉट अगर फेल हो गया तो अपन तो आंसर देने तक कतराते हैं, कदाच खोटो पड़ो। तो फ्रेंड अगर गलती करने का डर रखोगे तो प्रोग्रेस कैसे करोगे, तो कोई इन्वेंशन नहीं होंगे। प्रैक्टिकल, क्या कोविड-19 या कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन इन्वेंट होने वाला है उससे अपन डर गए तो उसके इन्वेंशन से क्या फेल जाए, तो जब तक दुनिया खत्म नहीं हो तब तक उसके वैक्सीन का इन्वेंशन ही नहीं होगा, उसकी वैक्सीन इजाद ही नहीं होगी। ऐसा डेयरिंग पहले करने वाले थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। 1 मार्क का डायरेक्ट कट टू कट टेक्स्ट बुक, इंपॉर्टेंट आंसर। फ्रेडरिक टेलर वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ थंब। डिंगो, क्या है रूल ऑफ थंब, 1 मार्क के लिए पूछते हैं। एग्जैक्टली वर्क एज पर ऑर्डर, आपको ज्यादा फ्रीडम ही नहीं, बोले ऐसे के शब्दशः आज्ञा का पालन करना नहीं। ओके, जैसी आज्ञा मेरे बॉस जी,
फ्रेंड अभी ऐसा नहीं होता, टास्क दिया होता है, आप अपने वैसे फुलफिल कर सकते हैं। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। चलो मैं अपना कोई काम स्टूडेंट्स को नहीं देता हूं नॉर्मली, बट एक काम देने जा रहा हूं। अचानक अपन क्लास में पढ़ रहे और मैं कहूंगा मेरे लिए पानी कौन लाएगा। चलो मान लेते हैं वो पानी लाने के लिए शायद रेडी हुआ है आस्था। अब मैं आस्था को पूछूंगा, अच्छा आप पानी कहां से लाओगे, कौन से स्टोर से? तो आस्था कहेंगे सर नजदीक में जो है वो। अच्छा नजदीक में वो साईनाथ भी है और उसके सामने वाला भी एक शॉप है, किधर से लाओगे? वो कहा सर मैं साईनाथ से लाऊंगी। अच्छा कौन से वाली बॉटल लाओगे, 10 रुपए वाली या 20 रुपए वाली? वो कहेंगे सर आप तो ज्यादा पानी पीते हैं, 20 रुपए वाली। अच्छा ठंडा बॉटल लाओगे या गर्म लाओगे? ये करोगे वो करोगे, लिफ्ट से जाओगे स्टेयर से जाओगे? आस्था कहती है रहने दो, मुझे आप में आस्था नहीं रही। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पानी पीना है, तो वो आराम से कम एनर्जी से पानी लेके आ जाए, बात खत्म है ना। आस्था पैसा ना मांगता है, एग्जाम्पल છે। ફ્રેન્ડ અભી પહેલા શું હતું કે જે મેં કીધેલું એમ જ કરવાનું। अब आपको टास्क दिया गया, फ्रीडम भी होती है, એ टास्क તમે તમારી બેટર વે થી ફુલફિલ કરી લો, ચાલશે। This is it। मतलब टेलर इसके अगेंस्ट है कि एग्जैक्टली वर्क एज पर द ऑर्डर। और एक बात जो मैंने कल कहा था, देयर वाज क्लैशेस अमंग ओनर एंड वर्कर्स। ओनर्स बिलीव दैट के हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो सोचते थे इफ वी आर पेइंग मोर सैलरी मोर वेजेस આપણો प्रॉफिट ઓછો થઈ જાય। वर्कर्स कि वी आर वर्किंग हार्ड बट वी आर नॉट गोइंग द एग्जैक्ट बेनिफिट्स दैट वी आर रिवॉर्डेड ऑफ, हमें उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। બંને दुश्मनी नजरों जोता, तो कहां से बात बनेगी? उन्होंने एक नया रेवोल्यूशनरी थॉट प्रेजेंट करा, मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी। કેમ એવું नहीं થાય, બંનેના ફંડા ફુલફિલ થઈ जाए। अगर ओनर को ज्यादा प्रॉफिट भी मिल रहा है और वर्कर्स को ज्यादा सैलरी और वेजेस, तो बवाल क्या है यार। और ऐसी थियरी प्रेजेंट करने वाले थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इसीलिए टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में साइंटिफिक थॉट आइडियाज प्रेजेंट करने वाला वेल नोन रिनाउंड पहले वाले कौन थे? टेलर। एक रट्टा जो टेलर थे वो अमेरिकन एंजीनियर थे। એની પણ કહાની ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, ફટાફટ સંભળાવી દઉં, જેટલું યાદ રહે એટલું કાફી છે। That person started in a factory as an apprentice, मतलब એને ટ્રેની તરીકે કામ શરૂ કર્યું सीखवा માટે। ढेर सारे कंपनी में वर्क करा और उन्होंने एंड में कुछ बेथलहैम स्टील कंपनी के अंदर जॉब करा और उन्होंने फिर अपने थॉट्स या आइडिया रिप्रेजेंट करे। मतलब वो अमेरिकन इंजीनियर थे, एज अ ट्रेनी दैट गाय हैज स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट बहुत सारे कंपनीज में काम करके वो स्टडी हुए थे। बेथलहैम स्टील कंपनी के वो मैनेजर थे અને બધું માર્ક કરીને ઓબ્ઝર્વ કરીને એને એના આઈડિયા પ્રેઝન્ટ કર્યા कि नाउ देयर शुड बी नो क्लैशेस अमंग ओनर एंड वर्कर। और वो आइडिया का नाम क्या था बापू? क्या ढांसू नाम है, मेंटल रेवोल्यूशन। उसके आइडियाज में भी पढ़ेंगे। हमें अपने विचार और आचार दोनों बदलने चाहिए, मतलब ओनर्स को वर्कर्स के प्रति और वर्कर्स को या एम्प्लॉइज को ओनर्स के प्रति। कलीग्स, वर्क इंटरेस्ट, एना माटे हवे नवा थॉट थी जવું પડશે। पुरानी बात छोड़ो यार, जो बीत गई सो बात गई। उन्होंने अपने आइडियाज के लिए पहले 3 सजेशंस दिए। वो सजेशन मैं आपको पढ़वा के बता रहा हूं, सिर्फ थोड़ा सा अलग लगे इसलिए कि उनके वो 3 थॉट्स कौन से थे। टेलर वाला जो है ना, उसके नेक्स्ट पेज पे वो 3 थॉट्स है। पहले वाला, Each worker should be assigned work as per his mental and physical ability. हर एक वर्कर को उसकी फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी जितना वर्क असाइन करना चाहिए એટલે એટલું કામ એને કરવું જોઈએ। फ्रेंड्स बुरा मत लगाना, मैं भी 10th तक बराबर पढ़ा नहीं, नौटंकी था, बट जब अक्ल मिली आई पुट माई ऑल द एफर्ट्स। फ्रेंड्स सवाल मार्क्स का नहीं, सवाल यह है कि अपना जो काम है उसको आप कितनी शिद्दत से निभाते हैं, वो वाला है। मतलब हर एक वर्कर को उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी जितना वर्क असाइंड करना चाहिए। नेक्स्ट, Each worker should be instructed to perform maximum work as per category. फ्रेंड ए कैटेगरी में फ्रेंड एक बात है, कंपैरिजन का नहीं। अगर कोई इतना अच्छा वर्क कर सकता है तो अपन उससे भी अच्छा कर सकते हैं। वो जज्बा तो रखे, रिजल्ट लेने जाए, यू शुड ट्राई फॉर इट। मतलब ये आपको अपनी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी जितना वर्क मिलना चाहिए।
सेम क्लास ऑफ वर्कर जो वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करने की ट्राई या तो एफर्ट्स करने चाहिए। और थर्ड वाला है इफ यू आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, તમે બાપુ સુપર काम करो છો, तो मैंने कल भी कहा था, तो फिर आपको मोटिवेशन या इंसेंटिव मिलने चाहिए। दैट गाय हैज फेवर्ड 30% to 100% इंसेंटिव, એટલે તમે ફાઇન વર્ક કરો છો તો તમને બોનસ કઈ પણ એક્સ્ટ્રા મળવું જોઈએ, जैसे ओवर टाइम या कुछ भी, या मतलब क्या है लास्ट वाला, Each worker during efficient work rapidly should be paid more wage. मतलब जो वर्कर રેપિડલી ફટાફટ अच्छा કન્ટિન્યુઅસ કામ કરે તો એને વધારે વેજીસ આપવા જોઈએ। એનાથી ફાયદો શું થઈ જાય, અધર વર્કર્સ આ એન્કરેજ કે બાપુ મારે પણ કંઈક તો કરવું પડશે, और वो जो है 30% से More than 30% to 100%. मतलब આપણે 30% થી લઈને બાપુ 100% ડબલ સેલરી, काम सारू, वो एक कहावत नहीं है, अमाउंट जो आप बोले वो और काम में जो बोलू वो, मतलब काम હું જે કહું એ પ્રમાણે પરફેક્ટ થવું જોઈએ, અમાઉન્ટ તું જે કે રાખી લે એવું, और वो जमाने में मतलब फ्रेंड ये 3 सजेशंस है, मैं फिर से दोहरा दूं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ 3 सजेशंस मेड बाय द टेलर। जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1 मार्क के लिए पूछेंगे, एवरी वर्कर शुड गिवन द वर्क एज पर देयर mental and physical ability. Every worker should try to do the work as per the same class of the worker, के तारा क्लास ना जे वर्कर काम करे छे, क्लास मतलब वो वाला नहीं है, मतलब कैटेगरी वो करना है। and if you are doing splendid job, awesome, तो तने મળશે પણ બધું awesome નહીં awesome, 30% થી લઈને 100% इंसेंटिव। और टेलर का क्या फंडामेंटल है रिगार्डिंग, टेलर ने जो अप्रोच प्रेजेंट करा उसे कहता है साइंटिफिक अप्रोच। उसका क्या मानना था, मतलब टेलर बिलीव्स व्हाट, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट यू आर मेंट टू डू, એટલે આપણને ખબર હોવું જોઈએ કે સામેવાળા પાસે આપણે શું કામ લેવાનું, આપણે જ અંધારામાં તો ઘોર અંધારું, मतलब knowing exactly what you want you are meant to do and just see to it they do in a cheap and best way। मतलब તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમારા માણસો પાસે તમારે કેવું કામ લેવાનું, और ध्यान रखेंगे कि वो बेस्ट और चीप वे से हो, इन्हें कहा जाएगा साइंटिफिक अप्रोच। तो भी फिर से बता रहा हूं, अगर लर्न हो जाए तो बेस्ट है, बिना रट्टा मारे, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट यू आर मेंट टू डू एंड सी टू इट दे डू इन अ चीप एंड बेस्ट वे। और उन्होंने अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल प्रेजेंट करे जो मैं बताने जा रहा हूं। मतलब अब तक मैंने प्रीफेस बताया जो आपको लिखना है टेलर के बारे में, जो अमेरिकन इंजीनियर थे, एज अ ट्रेनी काम करा, फिर वो मैनेजर बने वो बेथलहेम स्टील कंपनी के अंदर, फिर वो जो क्लैश होते थे ओनर और वर्कर्स उसके खिलाफ से नेक्स्ट पैराग्राफ में या पॉइंट्स के अंदर उन्होंने नई थियरी प्रेजेंट करी, जो रूल ऑफ थंब एग्जैक्टली वर्क वो आस्था वाला एज पर द ऑर्डर એવું ના ચાલે, ફ્રીડમ મળવી જોઈએ, કામ બેસ્ટ રીતે કરવું તમારી જોબ છે, ओके। एंड देन आफ्टर उसका आइडिया है अप्रोच, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड दे डू इन अ चीप एंड बेस्ट वे आना चाहिए दोस्तों, इतना। अब और हाँ वो उसके 3 सजेशंस, मेंटल फिजिकल वर्क, नोइंग एग्जैक्टली एज द सेम क्लास ऑफ द वर्कर एंड 100% इंसेंटिव। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द टेलर। उन्होंने उस जमाने में कौन कौन से प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करे थे, सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच। फ्रेंड आउटसाइड टॉक, साइंस से मुझे भी डर लगता है और एल्जीब्रा मेरा भी कच्चा है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब वो कहते हैं ना मोनोटोनियस, एक जेवू एकनु एक विचार्या वगर काम करવું, अरे स्टाइल लाउने, टशन लाउने, जैसे अपने आदर्श का फंडा है। मैं ये कहता हूं अगर 10 घंटे का काम 2 घंटे में हो सकता है तो व्हाई शुड वी वेस्ट 10 आवर्स, यू शुड हैव क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये तो अ बॉल पेन इज गिफ्ट टू मी फ्रॉम मी, क्योंकि मुझे कोई देता ही नहीं है। फ्रेंड मैं भी ये ट्राई करता हूं, मतलब आप भी ट्राई करते होंगे। फ्रेंड एक फनी वाला इंसिडेंट, फ्रेंड मैं थोड़ी बकवास बात ज्यादा करूंगा, मुझे वो याद आ गया, बिल गेट्स। उन्होंने ऐसा कहा था कि आई विल असाइन द टफेस्ट जॉब टू द लेजीएस्ट पर्सन ऑफ माइंड बिकॉज दैट गाय इन्वेंट द शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे ऑफ इट। એનો મારું ટફથી ટફ કામ લેઝી માણસને આપી દઉં કારણ કે એનો શોર્ટકટ શોધી લેશે। तो मैं बार बार कहता हूं वो लेजी इंसान मैं हूं। मुझे बार बार एक का एक काम करने में कंटाला आता है, आपको भी।
तो आप कहते हैं सर बार बार वो बोलते क्यों? फ्रेंड, आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। मतलब यहां पे ये हो जाएगा कि आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए, एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि आपके काम की क्वॉलिटी ऑलवेज 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 इंप्रूव होती जाए, धड़ाक करीने फटाक थईने काम થઈ જાય। मतलब साइंटिफिक अप्रोच, ये पहला फंडा या प्रिंसिपल था ऑफ टेलर। आपको एग्जाम में टेलर्स के प्रिंसिपल्स या फेयल के प्रिंसिपल्स पूछेंगे ही। मतलब आपका अप्रोच साइंटिफिक, न्यू, मॉडर्न अप्रोच होना चाहिए, अपडेटेड अप्रोच होना चाहिए। बुक में 2 सेंटेंस दिए, मैंने एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा बोला है। मतलब पहले वाला फंडा था साइंटिफिक अप्रोच। नेक्स्ट वाला फंडा है फ्रेंड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। पहले के जमाने में क्या होता था, आप ही हीरो, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही हीरोइन, आप ही आइटम सॉन्ग करोगे, तो बाकी का काम कब करोगे? आज का जमाना बदल गया है। पहले वर्कर ही डिसीजन लेते थे और अप्लाई करते थे। टेलर ने यह सजेस्ट करा कि डिसीजन एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दो। मतलब एक्सपर्ट्स हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू, और जो वर्कर होंगे वो उस डिसीजन को प्रैक्टिकली अप्लाई या इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब 2 पार्ट हो गए। वन सेक्शन डिसाइड द मैटर, एक्सपर्ट्स वो डिसाइड करेंगे और वर्कर से उसके ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, सिलेबस टीचर्स नक्की नहीं करते, वो ऊपर से नक्की करा जाता है। शायद मान लेंगे कि दे आर मोर एक्सपर्ट्स देन अस, एंड देन आफ्टर वी हैव टू जस्ट फॉलो देम, और उनके सिलेबस को हम आपको पढ़ाते हैं। आना चाहिए। भूल गए यार, पहले वाला फंडा कौन सा था फ्रेंड्स? विच इज द फर्स्ट फंडा? साइंटिफिक अप्रोच। नेक्स्ट वाला क्या था? मैंने अभी जो बताया वो सेपरेशन सॉरी, सेम कार्बोरेटर में कचरा। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। देन आफ्टर द बिगेस्ट फंडा, जिसको बहुत डिटेल में बाजू के पेज के ऊपर है, टेक्निक्स ऑफ दिस जॉब एनालिसिस। जॉबलू मतलब टास्क। तमने जे काम सौंप्યું છે, अपने लिए तो गेम रमना भी एक या खेलना भी एक टास्क होता है। इसका मतलब होता है हम लोग स्टडीज करेंगे, और उसमें 3 स्टडीज फेमस हैं। टाइम स्टडीज, मोशन स्टडीज, और थर्ड फैटिग्यू स्टडीज है, लेकिन उन्होंने वो मोशन के अंदर ही ले लिया है। और थर्ड वाला है डिफरेंट वेज रेट। मतलब पहले आ जाएगा टाइम स्टडीज, मोशन स्टडीज एंड डिफरेंट वेज रेट स्टडीज। फ्रेंड, एक काम करते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं आपको अलग सिखाने जा रहा हूं, डायरेक्ट उसमें है तो टेक्निक्स ऑफ दिस। पहले कौन सी स्टडीज है? मतलब मैं आपको टेक्निक्स सिखाने जा रहा हूं, फिर से फ्लैशबैक में प्रिंसिपल्स वो छोड़ के पहली स्टडी है टाइम स्टडीज। प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रेंड, वेन एवर वी आर जस्ट परफॉर्मिंग अवर टेस्ट, तो मैं ऐसे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको क्या लिख के देता हूं क्वेश्चन पेपर के ऊपर? टाइम मैनेज। दैट्स इट, दैट इज द टाइम स्टडीज। हाउ मच टाइम टेकन जनरली फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, કે એક એવરેજ માણસ આ કામ કરવા માટે કેટલો टाइम ले। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बोर्ड का 100 मार्क्स का पेपर, कितनी टाइम लिमिट होती है उसकी? 3 इयर्स। किसी का जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा और किसी का थोड़ा लेट। बट उन्होंने क्या सोचा होगा कि एवरेज स्टूडेंट पण होय અને થોડી ઘણી તૈયારી કરી હોય તો 3 કલાકમાં એનું પેपर कंप्लीट કરી શકે, नहीं तो 10 कलाक भी दे तो वो कम पड़ेंगे। मतलब फ्रेंड, व्हाट हैपेंड ड्यू टू टाइम स्टडीज, मतलब वो लोग देखते हैं कि ये टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना जनरली टाइम लेना चाहिए, एंड देन आफ्टर यू हैव टू टेक दैट मच टाइम ओनली, नॉट मोर देन दैट। इससे टाइम बचता है फ्रेंड, क्योंकि हमें जो काम मन पसंद हो या जो अच्छे से करना चाहते हो उसके लिए जितना भी टाइम दे, આપણે તો જિંદગી પણ ઓછી લાગે તો બીજા બધાના ટાઈમની તો શું વાત કરીએ फ्रेंड। मतलब टाइम स्टडीज का मतलब ये हो जाएगा कि इतने टाइम लिमिट में अपना वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? इट सेव्स अवर टाइम, टाइम बचेगा तो एनर्जी और कॉस्ट भी, एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। समझ लो प्रैक्टिकल। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपका लर्निंग का जो तरीका है, आई एम अगेंस्ट इट। आप पहले पढ़ोगे, देन होमवर्क करोगे, देन लर्न करने बैठोगे, फिर एग्जिट लर्न करोगे और एग्जिट के अगले दिन तो परफेक्ट लर्न करोगे। फ्रेंड, 5 वक्त शू काम? एक वक्त लर्न करीने छोड़ी दो तो बाकी 4 बार जो आप लर्न करे आपका टाइम बचा। यूज इट ना, एंटरटेनमेंट,
डैड मॉम को बोल दो, पेरेंट्स को, वी कंप्लीटेड एवरीथिंग, या तो ये टाइम आपके और क्रिएटिव जॉब्स के लिए काम आएगा दोस्तों। मतलब टाइम स्टडीज का मतलब हाउ द मिनिमम टाइम इज टेकन टू कंप्लीट द टास्क, ये टाइम स्टडीज है। और फ्रेंड ये लोग ने ढांसू स्टडीज करा है। नेक्स्ट है मोशन स्टडीज, इसको रोबोटिक्स से पढ़ेंगे। फ्रेंड जो बुक में नहीं वो बताऊं, ये फेयोल और टेलर, उनका ऑब्जर्वेशन इतना शार्प था। मैं कहता हूं ना, लाइफ का सबसे बड़ा गुरु होता है अपना मार्किंग या ऑब्जर्वेशन। उन्होंने देखा वर्कर ये काम करते हैं यहां तक, तो यहां से वो चीज रखने जाते हैं, तो उन्होंने 48 मूव्स करे। उन्होंने अननेसेसरी मूव्स को कर्टेल्ड करा, कट करा, सजेस्ट करा, तो ये लोग ना कहीं 18 या 20 मूव्स कट हो गए। उन्हें फैटिग्यू मतलब थकावट कम लगी, થાક ઓછો લાગે તો કામમાં મજા જ આવે ને। દે આર સેલ્ફ મોટિવેટેડ, ત્યાં સુધીનું માર્કિંગ છે। હાઉ અનનેસેસરી મૂવ્સ ઓફ હ્યુમન એન્ડ મટીરિયલ, બંનેનું વેસ્ટેજ કઈ રીતે અટકાવીએ। હ્યુમન એનર્જી एंड व्हाट वी कैन से कैपिटल या मटेरियल एनर्जी, दोनों अननेसेसरी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड कभी कभार अपन पैसे उड़ाते हैं तो भी मन से उड़ाते हैं, एमने हवा में उड़ी नहीं जाता, इट इज शेयर योर डिसीजन। मतलब ये मोशन स्टडीज है। आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, टेक्स्ट में नहीं है लेकिन आप सोचिए। मुझे बताया फ्रेंड, पहले जो अपने यहां पे आप हाँ जैन भोजनशाला ત્યાં खावा जाओ, तो पहले वो कुछ ऐसा कमंडल जैसा लेके आके आपको परोसते थे। હવે આખી ट्रॉली आ गई, वो ट्रॉली से परोसना, टाइम बची जाए। खड्डे खोदने के लिए भी फ्रेंड मशीन आ चुके हैं। पहले अगर आप सोफा या कुछ बनाते थे और उसको स्टेपल करना हो तो ह्यूमन एफर्ट से, अब स्टेपल गन आ गई, डट 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 सीधू स्टेपल लागी गयो, टाइम बची गयो फ्रेंड्स। व्हाट इज इट या फ्रेंड, ये सब आपकी एनर्जी बचाने के लिए एफर्ट्स है। क्या थी क्या સુધી પહોંચી ગયા या मतलब फ्रेंड इससे अपना અને काम करवानी मजा आवे अलग फ्रेंड, आना चाहिए दोस्तों। ये मोशन स्टडीज है कि हाउ टू अवॉइड अननेसेसरी एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एज वेल एज मटेरियल। और इससे થાક फ्रेंड એના ઉપર એક વાત કરું, और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल, ફેટિગ્યુ સ્ટડી થાક ઓછો લગાવવા માટે बड़े बड़े फर्म में ड्यूरिंग द वर्क एक माइल्ड सा म्यूजिक बजता है। એવું કહેવાય કે માઇલ્ડ મ્યુઝિક ચાલતું હોય તો થાક ઓછો લાગે। क्या बोला आपने सर, भणता भणता क्यारे म्यूजिक वगाड़ो? अरे मेरा सुरीला गाना तो आप सुन रहे हैं। मतलब फ्रेंड पहले वाला था टाइम स्टडीज, देन आफ्टर था मोशन या फैटिग्यू स्टडीज, एंड देन आफ्टर इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पार्शियलिटी। बट फ्रेंड एक सीधी सी एक मिनट, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग टेस्ट रखते हैं, अरे रखते क्या है ही, मैं आपको ऐसा कहूंगा कि एवरी स्टूडेंट्स हैव टू गिव एग्जामिनेशन और टेस्ट, लेकिन हर एक के मार्क्स इक्वल होंगे। आर यू एग्री और डिसएग्री? બધા ડિસએગ્રી થાય। મારા જેવો ડફર સ્ટુડન્ટ પણ કે સર માર્ક ઓછા આપો પણ થોડાક ના વધારે હોય, किसी के ज्यादा हो तो ही मजा आएगा ना एग्जाम का। इन द सेम वे हाउ एवरी वर्कर गेट्स इक्वल वेजेस बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर आर डिफरेंट। तो जो ज्यादा एफिशिएंट है, जो जल्दी वर्क कंप्लीट कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, दैट वर्कर शुड गेट मोर वेजेस। इससे जो वाले वर्कर्स थोड़े डल हैं, थोड़ा पॉलिश वर्क नहीं करते, दे आर एनकरेज्ड टू गेट मोर पॉलिश वर्क। पॉलिश से मुझे डायमंड याद आ गए। एक ही टाइप का रफ डायमंड दो कारीगर को दिया जाता है, કોણ એને ફેર એન્ડ હેન્ડસમ બનાવે છે અને કોણ એને डार्क एंड डल बनावे છે, એના ઉપર છે, तो वेजिस उसके ऊपर नक्की होगा। मतलब वेजिस, ये मैं बाद में उसके प्रिंसिपल्स में आ रहा हूं, अभी के लिए इतना भाषण काफी है और नहीं पका रहा हूं। मतलब फ्रेंड ये मैंने बीच में एक और आंसर घुसा दिया था, वो था टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल। जो 3 टेक्निक्स थे जो जॉब एनालिसिस का पार्ट थे, टाइम स्टडीज, मोशन या फैटिग्यू स्टडीज एंड डिफरेंट वेज रेट स्टडीज। तो ये आपको अलग से लिखना है। बैक टू द पेवेलियन, फ्लैशबैक। क्या पढ़ रहे थे बच्चों अपन? प्रिंसिपल्स ऑफ टेरर का पहला प्रिंसिपल कौन सा था? साइंटिफिक मॉडर्न अपडेटेड अप्रोच, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग और उसका इंप्लीमेंटेशन। और अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है, जो आपको 2 या 3 लाइन में प्रिंसिपल्स पूछे तो लिखना है,
इट डिपेंड्स ऑन अ टाइम लिमिट व्हाट यू हैव। और वो था जॉब एनालिसिस, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग। फ्रेंड, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है फिल अप द ब्लैंक, या बचपन में पूछा जाता था और वेरियस ऑप्शंस होते थे। कौन सा ऑप्शन आप रखते थे, राइट वाला या रॉन्ग? राइट। इन अ सेम वे, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। मतलब फ्रेंड, एक जगह हमें मैनेजर को भर्ती करना है, रिक्रूट करना है, मतलब अपॉइंटमेंट, हाई फाई लेवल पे रिक्रूटमेंट। तो वो पर्सन एज पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, वोकल पावर या उसका कोई भी पावर उस जगह के लिए डैम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सॉरी यार, मूड में हूं तो एक और एग्जांपल शेयर करूं। मैं अपने यहां पे टीचर्स को भर्ती करने के सिस्टम के खिलाफ हूं। फ्रेंड, हमारे यहां पे टीचर्स को कैसे अपॉइंट करा जाता है कि आपने कितने मार्क्स पाए, आपके पास कितने गोल्ड मेडल है। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं या मैं अपने बारे में कोई बड़ा ही नहीं मार रहा हूं, पर चौकी बात, फ्रेंड, टीचर्स का काम होता है अच्छे से एक्सप्लेन करना। जैसे मेरे कभी उतने मार्क्स नहीं आए जितने मेरे स्टूडेंट्स के आए। बट फ्रेंड, अगर मैं हूं और मुझे टीचर को अपॉइंट करना हो तो मैं उस पर्सन को कोई टॉपिक दे दूंगा टफेस्ट, और वो मैं देखूंगा वो कितने सहज तरीके से उसे समझाता है। मतलब अगर मेरे पास गोल्ड मेडल और मेरे से भी बेस्ट टीचर होंगे तो शायद मेरे से भी कम पढ़े लिखे हो, बट वो पूरी दुनिया को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इसका अपने डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता। इन द सेम वे यहां पे आ जाएगा प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर प्लेस पे अपॉइंट करना, आफ्टर अपॉइंटमेंट उसे वर्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग देना, टाइम टू टाइम। फ्रेंड, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। बेस्ट बात बताऊं, आपके मॉम या हरे के मॉम अच्छा खाना बना ही लेता है या पका ही लेता है, देन व्हाई दे आर जस्ट सीइंग रेसिपी बुक्स और वॉच ऑन नेट द रेसिपीज ऑफ व्हाट। तो वो चाहते हैं कि और नया और कुछ ट्राई करे, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, फलानु ढीकनु। ભાજીમાં પણ ટાઈપ આટલી બધી મને હમણાં ઘરે લોકડાઉનમાં ખબર પડી। मतलब क्रस्ट भाजी, खड़ा भाजी, पता नहीं, बैठ जा भाजी, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब फ्रेंड, साइंटिफिक सिलेक्शन करेंगे, साइंटिफिक ट्रेनिंग देंगे तो उससे हमें वर्क में जो आउटपुट मिलेगा वो बेस्ट होगा, परफेक्ट पर्सन को परफेक्ट प्लेस पे अपॉइंट करने से। ये तो स्टाफिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर में पहले वाला प्रिंसिपल कौन सा था फ्रेंड? वो था साइंटिफिक अप्रोच अपडेटेड न्यू। सेकंड था सेपरेशन ऑफ प्लानिंग, वो एक्सपर्ट्स कर लेंगे और उसका इंप्लीमेंटेशन वर्कर या एम्प्लॉइज करेंगे। जॉब एनालिसिस, जिसके अंदर टाइम, मोशन, फैटिग या डिफरेंट वेजेस स्टडीज थे। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग भी था। अब आ जाएगा स्टैंडर्ड। बात करिए फ्रेंड, अपने आदर्श का लोगो है थिंक एंड ऑलवेज गो फॉर स्टैंडर्ड। मतलब मेरा खुद का ये मानना है, जो काम करे वो 100% करे, वरना ना करे। आप क्या कह रहे हैं? ना करने वाला ऑप्शन में है। बात करते हैं पेरेंट्स से, जस्ट किडिंग। मतलब ये होता है मैन, मटीरियल, टास्क, દરેક વસ્તુ પરફેક્ટ હોય અને સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ હોય તો મજા આવી જાય ને। फ्रेंड, कपड़े ही सिर्फ ब्रांडेड होते हैं, काम कब ब्रांडेड होगा? तब जाके आई एम द ब्रांड वी कैन से। मतलब एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब कुछ काम शुरू मुक्का हो गया है, अगर हमें प्रोडक्शन शुरू करना है तो रॉ मटेरियल बेस्ड होना चाहिए, उसका टेस्टिंग होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए। मतलब कोई पण वस्तु हो बेस्टम वेठी थाय, उससे कहते हैं एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज एंड परफेक्ट। मतलब अब तो एक आध या दो प्रिंसिपल है, ओवर है। पहले हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड? साइंटिफिक अप्रोच। नेक्स्ट वाला ये आ जाएगा सेपरेशन ऑफ प्लानिंग और उसका इंप्लीमेंटेशन। ये थ्योरी लाने वाले टेलर थे। जॉब एनालिसिस था, जिनके अंदर टाइम, मोशन, फैटिग्यू या तो डिफरेंट वेज रेट स्टडीज से जो टेक्निक पूछे। फ्रेंड, एग्जाम में टेक्निक पूछे तो ये लिखने होंगे, जो 3 स्टडीज आपके सामने वाले राइट हैंड पेज पे है वो। देन आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग, ये वाला आ जाएगा। अब उनका और एक फंडा है, शायद एक आध पॉइंट में बीच में भूल गए वो एंड में। लास्ट फंडा है मेंटल रेवोल्यूशन। फ्रेंड, जब तक सोच नहीं बदलते अपन कुछ नहीं बदल पाते, दैट्स अ फैक्ट। और फंडा ऑफ द फैक्ट F12।
एक्चुअली जो ओनर्स है और वर्कर्स है, दे हैव टू चेंज द मेंटालिटी। उन्हें एक दूसरे को राइवल्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मानना है। बोथ आर वर्किंग फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव ना, फर्म का टारगेट एक ही होता है ना। सोचो ना, सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स और फ्रेंडली हो जाओ और एक दूसरे को फ्रेंड माने तो मार्क्स छोड़ो, नॉलेज छोड़ो, क्या क्या इनोवेशंस होगा, मिलके क्या क्या झकास काम करेंगे वो लोग। मतलब इन शॉर्ट, ओनर्स को अपनी मेंटालिटी बदलनी होगी। दे हैव टू बी रेडी, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, टू गिव मोर वेजेस इफ द वर्कर आर गिविंग बेस्ट आउटपुट। एंड वर्कर ऑल्सो शुड चेंज देयर मेंटालिटी कि इफ वी आर गेटिंग आवर लाइवलीहुड, आवर हैंडसम सैलरी इंसेंटिव, तो हमें दिल से और प्यार से और हार्टिली वर्क देना होगा। इससे दोनों का स्ट्रेस बन्नेवनी यार मगजनी सॉरी पत्थर ठोकी ओछी થઈ જશે। ओनर एज वेल एज वर्कर, इन्हें कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन या हार्मनी। फ्रेंड, मैं एक प्रिंसिपल भूल गया हूं, कौन सा है वो बीच में मेंटल रेवोल्यूशन के ऊपर? इकोनॉमिकल। फ्रेंड, ये सब कुछ सोचेंगे अपन, हायर वेजेस देंगे, सब कुछ स्टैंडर्डाइज रखेंगे, लेकिन किंतु परंतु बट विच इज बेनिफिशियल टू द फर्म टू। हमें कुछ भी करके कॉस्ट कंट्रोल में रखना है, हमें कॉस्ट एस्टिमेट करनी होगी और कॉस्ट ओछा में ओछी। हम हायर वेजेस देंगे तो साथ साथ आउटपुट भी बढ़ेगा ना। मतलब हम लोग कम घंटे में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, कम रॉ मटेरियल से ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगे। एक मिनट, बेस्ट एग्जांपल, चाइना क्या करता है, कैसे करता है पता नहीं। पतंग थी लाइन, अगर जो अपने को टैप लगाना होता है, या अभी भी हम लोग चाइना प्रोडक्ट को हेट करते हैं, પણ એ લોકો બલ્કમાં ભલભલી વસ્તુનું એટલું યુનિક વેથી પ્રોડક્શન કરે, ચીપેસ્ટ વે पे। Why we still totally not ignoring the products of China? सर चीप पड़े, यूनिक होय, अनईजी होय, तो फ्रेंड ऐसा प्रोडक्शन अगर हमें मिल रहा है, क्या कहते हैं, लेकिन वो चीप और बेस्ट वे से होना चाहिए। ऐसे वर्कर रेडी है। मतलब हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है कि सैलरी या वेजेस हायर देंगे, बट साथ साथ हम लोग ऐसी टेक्निक डेवलप करेंगे कि कॉस्ट भी कम हो जाए। कॉस्ट कम, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। वो बुक के वर्डिंग, वाया कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, शायद प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर इज ओवर। तो फ्रेंड, अभी मैंने सिर्फ टेलर का टॉपिक आपको पढ़ा है, मैं ब्रेक देने जा रहा हूं। उनका प्रीफेस या बेस, कहां से उनकी मेंटालिटी आई, आइडिया क्या है, उनके 3 सजेशंस, ये सब आपको होमवर्क में क्या लिखना है वो। देन प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर मैंने पढ़ाया है, और अगर एग्जाम में पूछे व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर, तो आपको अलग से डिटेल में लिखना होगा। टाइम मोशन के अंदर फैटिग्यू, थकावट वाली स्टडीज भी है, एंड डिफरेंट वेजेस स्टडीज। वी आर गोइंग टू टेक अ माइन्यूट ब्रेक। फिर टेलर से भी एक गहरे इंसान को मिलता है, हेनरी फायोल। ब्रेक लेते हैं फ्रेंड्स।